नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, श्री अमरनाथ यात्रा 2020 यानी 2020 को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि कहा जा रहा था प्रस्तावित तौर पर कि 21 जुलाई से यात्रा को शुरू किया जाएगा और रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया गया है। बड़ी दिलचस्प बात है कि बाबा बर्फानी के भक्त आना भी शुरू हो गए हैं। वो कैसे आए हैं, क्योंकि अभी तक डेट फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी वो आए हैं। जम्मू में कुछ लोग पहुंचे हैं और जिनको अभी तक जम्मू प्रशासन की तरफ से कोई नया दिशा निर्देश नहीं किया गया है। चिंता की बात है, संशय भी है। और दूसरी बड़ी बात है कि परसों यानी मंगलवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कितनी यात्रा होगी। मुझे लगता है जिस तरीके से कश्मीर के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कोविड-19 लगातार फैलता जा रहा है, उससे लगता नहीं है कि यात्रा संभव होगी। क्योंकि यात्रा होनी है, इसको लेकर के बोर्ड ने प्रथम पूजन भी कर लिया हुआ है। लिहाजा यात्रा होगी तो सांकेतिक होगी, यानी सिंबॉलिक यात्रा निकाली जाएगी। क्योंकि बड़े आतंकवाद जब पीक पर भी था तब भी यात्रा चलती रही। लिहाजा कोविड-19 के चलते यात्रा नहीं रोकी जाएगी। यात्रा तो होगी, लेकिन यात्रा बिल्कुल सांकेतिक होगी, बिल्कुल सीमित होगी। तो जो परसों मंगलवार को बोर्ड मीटिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें निकल करके बाहर आएंगी कि आखिर यात्रा का तरीका क्या होगा, कौन कौन लोग यात्रा कर पाएंगे, क्या मात्र अधिकारी ही यात्रा पर जा पाएंगे या इससे जुड़े लोग जैसे दशनामी अखाड़ा है या दूसरे दीगर लोग, मात्र वो ही बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। दूसरी ओर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, बोर्ड और सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरे स्टीक इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने जो हेलीपैड है वो गुफा के पास बना दिया था कि लोगों को ज़्यादा चलना पड़े। बोर्ड ने जो बालटाल का ट्रैक है उसको पूरी तरह से साफ करके रखा हुआ है। बेस कैंप भगवती नगर इसको भी पूरी तरह से तैयार करके रखा हुआ है और जो लखनपुर प्रवेश द्वार है उसमें भी पूरी तैयारी है। लेकिन कोविड के आगे सब कुछ बेबस है, सब कुछ असहाय नजर आ रहा है। दर्शकों, इस वक्त पवन कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष है यात्रा न्यास के। पवन जी, आपका स्वागत है। लेकिन यात्रा को लेकर के अभी भी, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। कहा जा रहा था कि 21 को यात्रा शुरू होगी, लेकिन अभी तक ना किसी का पंजीकरण हुआ है और ना ही कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नजर आ रहा है। लेकिन पवन जी, आपको बताते चलो कि आज हमने शहर में देखा करीब आधा दर्जन बाबा बर्फानी के भगत पहुंच चुके थे। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये डिसीजन लेना तो श्राइन बोर्ड, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का काम है जी कि कब से यात्रा जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन वर्चुअली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि 21 से यात्रा स्टार्ट होगी जी, लेकिन आज तक उसको फाइनलाइज नहीं कर पाए। राइट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जितने भी तैयारियां होनी चाहिए थी वो कम्प्लीटली लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं जी। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी श्राइन बोर्ड की मीटिंग जो है वो 21 को है जी, जो आज अभी कुछ ही सूत्रों से पता चला जी। उसमें वो डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ जी कब से चलनी है जी। लेकिन श्राइन 21 के बाद अब दिन ही कितने बच जाएंगे हमारे पास। 21 को अगर बोर्ड की मीटिंग होगी, डिसीजन लेंगे, 24, 23, 24, 25 को स्टार्ट कर पाएंगे और 3 अगस्त को वो समाप्त कर रही है। 4-5 दिन की यात्रा हो जाएगी। बड़ा निराशा जनक स्थिति बोर्ड ने पैदा कर दी है ये इतनी देर करके डिसीजन लेके। जी पवन जी, आपको लगता है कि आपने जो प्रस्ताव दिए थे, जो सुझाव दिए थे, क्योंकि आप के भी एक हिस्सा है यात्रा का, क्या उन सुझावों पर गौर नहीं किया गया? नहीं, उन सुझावों को लगभग गौर क्या उन्होंने मान ही लिया था जी कि ये सुझाव सभी जो है हमारी ऑलरेडी कंसिडरेशन में है और इनको हम कर देंगे जी। मेन सुझाव था कि रजिस्ट्रेशन आप किस ढंग से करेंगे, फिर डिसाइड हुआ कि ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन का भी अभी तक कुछ हो नहीं पाया है जी। उनको आप अगर श्राइन बोर्ड के ऑफिस से पता करते हैं तो कहते हैं ऊपर तैयारी पूरी है जी। आप देख रहे हैं कि हाँ जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ है और वो दूसरे मिनिस्टर मंत्री जो हैं वो आए हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी हुआ है,
तैयारियां पूरी हैं जी। इस प्रकार का रिप्लाई मिलता है। जी। लेकिन संशय तो बना हुआ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, संशय बना हुआ है और जब तक बोर्ड की मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं कर पाते, अनाउंस नहीं करते, वो संशय बना रहेगा। जी पवन जी, क्या आपको नहीं लगता कि पहले जब अवधि कम होती थी, जो हिंदू संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बाकी दीगर संगठन हो, वो विरोध करते थे, लेकिन कोविड के आगे हम सब बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ही ऐसी है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, भारत में नहीं, संसार में ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में किसी भी चीज को जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करती है अपोज करना, एटलीस्ट न्यास ने ठीक नहीं समझा जी। और जो न्यास को कॉन्फिडेंस में लेकर के चल रहा है बोर्ड, हर इशू पर वो बात कर लेते हैं, बुला करके मीटिंग कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ठीक नहीं लगता कि कन्फ्रंटेशन उसके साथ ली जाए और हालात के मुताबिक रिक्वायरमेंट भी ऐसी है। जी, लेकिन पवन जी, इस वक्त वाकई में कश्मीर में वायरस लगातार फैलता जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर कम यात्रा हो वही बेहतर होगा। कहीं कोई यात्रु संक्रमित हो जाता है तो बोर्ड के लिए भी परेशानी है, न्यास के लिए भी परेशानी है। बिल्कुल परेशानी है। आज ही हमारी न्यास की एक मीटिंग थी जी। उसमें डिसाइड हुआ कि संत लोग कुछ आना शुरू हो गए हैं जी। तो संतों को कहाँ कैसे रखा जाएगा। फिर हमारी ओर से एक सुझाव दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन को कि संतों को आप रेलवे स्टेशन में ही उनका टेस्ट ले लीजिए और टेस्ट लेने के बाद एक जगह हम हाल उनको प्रपोज कर रहे हैं बागे बहू के पास, एक खजूरिया बरादरी का हॉल है, उन्होंने एग्री किया है, वहां रखेंगे और जब तक शाम तक रिजल्ट नहीं आ जाता उनका, अगर वो नेगेटिव आते हैं तो फिर उनको पुरानी मंडी मंदिर और गीता भवन में भेजा जाएगा। उनमें कुछ अगर पॉजिटिव आते हैं तो वो आइसोलेट किया जाएंगे। इस प्रकार का सुझाव हमने दिया और उन्होंने मान लिया है। जी, लेकिन जो साधु आते हैं उनकी यात्रा की व्यवस्था की है, क्योंकि पंजीकरण ही नहीं हो रहा है। उनका तो ऑन स्पॉट पंजीकरण होता था। नहीं, उनका पंजीकरण जहां उनका स्थान रहने का हम सुझाव करते हैं तो उनको ठहराते हैं, पंजीकरण उसी वक्त ऑन स्पॉट होता है जी। और इस बार भी यही डिसाइड हुआ था कि उसी वक्त पंजीकरण होगा। लेकिन ये सारा कुछ प्रोसेस जो है नेगेटिव पॉजिटिव का, ये होने के बाद होगा। जी, यानी अगर अब बोर्ड फैसला भी लेता है उसके बाद भी मुझे लगता है कि कुछ दिन लग जाएंगे, क्योंकि जो भक्त आएंगे उनकी पहली सैंपलिंग होगी, सैंपलिंग के बाद नेगेटिव पाए जाने के बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। हाँ, नेगेटिव पाने के बाद ही उनको पुरानी मंडी मंदिर जहां पर ठहराते हैं हम सभी को, और दूसरा स्थान गीता भवन में है, वहां पर उनका प्रवेश तभी दिया जाएगा अगर वो नेगेटिव आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देख ही लिया है कि अभी संशय बरकरार है। संशय इसलिए बरकरार है कि जब तक बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी तब तक यात्रा कब से शुरू होगी, कितनी यात्रा जाएगी, इस पे निर्णय नहीं लिया जा सकता। और बोर्ड मेंबर्स की कुछ हमारे साथ बातचीत हुई और उन्होंने कहा है कि 21 यानी मंगलवार को, कल सोमवार है, मंगलवार को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग होगी। इस अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आखिर यात्रा कितनी सीमित की जाएगी, कितनी लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी, मोड क्या होगा, किस तरीके से सैंपलिंग होगी और क्या क्या SOPs होंगे। दर्शकों, अब हम बात करेंगे आरक्षण की। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले 0 से 6 किलोमीटर तक उनको 4% आरक्षण मिलेगा। ये फैसला करीब 1 साल पहले हुआ था, लेकिन अमल में अब से लाया गया है। लिहाजा जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर लोग रहते हैं वो खुश हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो LOC पर रहते थे उनको आरक्षण बड़े लंबे समय से मिलता आ रहा है। गोली एक जैसी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी वही गोली होती है, वैसी गोली पाकिस्तान बरसाता है, लेकिन उनको आरक्षण मिलता था, इनको आरक्षण नहीं मिलता था। जद्दोजहद हुई, काफ़ी संघर्ष के बाद सरकार को अल्टीमेटली फैसला लेना ही पड़ा। हमने इंटरनेशनल बॉर्डर 0 पॉइंट पर, वहाँ पर गाँव में जाकर के बातचीत की, सरपंच से बातचीत की, और एक महिला सरपंच का ये कहना था कि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है, लाजमी है कि आरक्षण मिले, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर सकते। जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं, बॉर्डर पर आए दिनों सीजफायर वायलेशन होता है, जब सीजफायर वायलेशन होता है तो उनको वहाँ से माइग्रेट कर करके बाहर जाना पड़ता है। ड्यूरिंग दैट पीरियड उनकी पढ़ाई सफ़र करती है, दूसरे जो शहर में रहते हैं उनकी पढ़ाई सफ़र नहीं करती है, निरंतर पढ़ता है। लिहाजा जब नौकरियां निकलती हैं तो उनका कंपटीशन ये लोग नहीं कर पाते। आज देखिए क्या कहना है।
आईबी की रिजर्वेशन 4% की डिक्लेयर करी है और परसों जो इम्प्लीमेंट करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में ने, तो हम बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हैं। बहुत ही सराहनीय कदम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, क्योंकि हम जो बॉर्डर एरिया के लोग थे ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन सीज़ फायर वायलेशन होती है। यहाँ पे लोगों को महीनों महीने अपने घर छोड़ के दूर दराज सेफ एरियाज़ में जाके रहना पड़ता है। यहाँ पे शेलिंग होती है, लोगों को जान माल का नुकसान होता है। यहाँ के बच्चे नॉर्मल पढ़ाई नहीं कर सकते। साल में 12 महीने में से हार्डली 6 या 7 महीने मुझे लगता है उनकी पढ़ाई हो पाती होगी, बाकी के महीने उनको अपने रिश्तेदारों के घर जाके अपनी जान बचानी पड़ती है। तो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हुए लोग हैं, जैसे सिटीज़ के जो बच्चे हैं या लोग हैं, उनके साथ कम्पीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो वो कहीं ना कहीं वो पिछड़े रह जाते थे। अल्टीमेटली जब जॉब प्लेसमेंट की बात आती थी या नौकरियों की बात आती थी तो वो मेरिट क्लियर नहीं कर पाते थे और उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ यहाँ जो बॉर्डर एरियाज़ के लोग हैं उनके दिल में ये शुरू से ही ये डर पनपता था कि हम अपने बच्चों को अपना पेट काट के पढ़ाएंगे, लेकिन आगे उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, एक श्योरिटी नहीं थी, एक सिक्योरिटी नहीं थी। तो वो डरे डरे सहमे सहमे से पढ़ाते थे और पढ़ने वाले बच्चों को भी पता, मतलब ऑलमोस्ट ये होता था कि हमें नौकरी तो मिलनी नहीं है, बट फिर भी चलो पढ़ा जाएगा तो पढ़ेंगे। तो एक सिक्योरिटी नहीं थी, वो इंटरेस्ट नहीं होता था बच्चों में। अब ये जो 4% की रिजर्वेशन जो डिक्लेयर करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इससे हम बॉर्डर के लोगों को, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो यूथ हो, उनको सिक्योरिटी मिली है कि हाँ अगर हम पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा हुआ है। एक रिजर्व कोटा हमारे लिए रखा गया है 4% कि हम लोगों को भी नौकरियां मिलेंगी और हमारी पढ़ाई ज़ाया नहीं जाएगी, हमारा समय ज़ाया नहीं जाएगा और हमारा भी फ्यूचर सिक्योर होगा। दर्शकों, एक युवक से हमने बातचीत की, उनका कुछ और ही तर्क था। उनका ये तर्क था कि अगर 0 से 6 के बजाय 0 से 3 किलोमीटर तक होती तो बेहतर होता। उनका कहना है कि 3 किलोमीटर से आगे शेलिंग का कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने ये सुझाव दिया कि सरकार को एक मरतबा फिर इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा सुझाव उनका ये है कि LAC और कहीं ना कहीं ये जो ALC और ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, इनकी जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उनको मर्ज किया गया है। लिहाजा उनका ये तर्क है कि आप जिला स्तर पर पोस्टें निकालें ताकि इनका आरक्षण का लाभ इनको मिल सके। ये बहुत अच्छा स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट की। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मतलब पब्लिक की जो बात हो रही थी उसमें इशू ये आ रहा था कि इन्होंने जो एरिया लिया है वो 0 से 6 किलोमीटर लिया है। तो वो चाहते थे कि जो 3 किलोमीटर के जो आगे जो गांव हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सीज़ फायर की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इन्होंने एरिया इसके लिए थोड़ा कम करना था। और एक इशू इनका और है कि जैसे कि ALC की रिजर्वेशन है 3%, तो इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन है वो ALC में मर्ज की है, ना कि इंटरनेशनल बॉर्डर को 4% दी है। तो यूथ का कहना था कि ये जो ALC में इनको मर्ज की है इंटरनेशनल बॉर्डर की, या तो इंटरनेशनल बॉर्डर की रिजर्वेशन जो ALC से अलग करते 4%, या फिर उनका ये कहना है कि मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट हो वो डिस्ट्रिक्ट कैडर की हो। डिस्ट्रिक्ट कैडर की रिक्रूटमेंट होगी तो फिर इनको जो है इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया के लोग हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। अगर स्टेट लेवल की रिक्रूटमेंट होगी तो फिर जो ALC में जो ऑलरेडी जो फॉल करते हैं एरिया, तो उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ये थोड़ा सा अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ी गौर करनी चाहिए। दर्शकों, 2 अन्य लोगों से, युवाओं से हमने बातचीत की। युवा उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने बॉर्डर में गोलियों की गनगनाहट सुनी है, बारूद की गंध उनको आती है और किस तरीके से उनको बार बार माइग्रेट होना पड़ता है। लेकिन आज उनको लगा कि लंबे समय से संघर्ष का कोई नतीजा निकला है, 4% आरक्षण मिली है। तो वो दोनों के दोनों यूथ बड़े खुश नजर आ रहे हैं। सर, अगर इम्प्लीमेंट हुआ है बॉर्डर के लिए तो फ़ायदा तो होगा ही। जैसे पहले कोटा मिलता था, जैसे इनको ALC वालों को मिलता था, IB वालों के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे हम किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी जॉब के रिलेटेड कहीं भी चले जाएं, कोई भी हमें IB के लिए कोई भी वो नहीं थी, सहूलियत नहीं थी। अब जैसे कि अभी उन्होंने पिछले साल किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था कि इनको इम्प्लीमेंट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया था, लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। नोटिफिकेशन मतलब कि निकाल नहीं रहे थे। अब हम जाते थे किसी भी, जैसे जॉब इंटरव्यू जाते थे, किसी भी रिक्रूटमेंट में जाते थे, वो यही बोलते थे कि आप प्रॉपर SRO वाला नोटिफिकेशन वाला, जैसे ALC वालों का होता है वैसे आप कोई अपना सर्टिफिकेट लेके आएँ। लेकिन हमारे लिए कोई SRO नहीं निकला हुआ था। अब 1 साल से तो ये इम्प्लीमेंट मतलब कि इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था सर। अब ये जैसे ही हमारे सोशल एक्टिविस्ट नीतीश शर्मा, इन्होंने आवाज़ उठाई आपके JK मीडिया चैनल के माध्यम से
इन्होंने आवाज़ उठाई तो इसके ऊपर एक विदिन वीक ये हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, प्रॉपर SRO भी निकला हुआ है। हम यही कहना चाहते हैं कि अब युवा किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अब अगर कोई भी निकलेगी उसमें प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, अब उनको कहीं भी उनकी। अब मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी तहसीलों में ये सर्टिफिकेट बनना स्टार्ट हो जाए, ताकि जो आने वाली रिक्रूटमेंट पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, JK बैंक, जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं, उनमें प्रॉपर बेनिफिट और उनका फ़ायदा उठा सकें। ये जो रिज़र्वेशन आज हमें मिली है, ये हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थे, क्योंकि जो हमारे इधर भी शेलिंग होती थी और LIC पर भी शेलिंग होती थी, बट हमें इस रिज़र्वेशन का फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट आज हमें इस रिज़र्वेशन का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमें भी शेलिंग के दौरान हमें भी उठ कर बाहर वाले इलाकों में जाना पड़ता था, और इधर के लोगों बच्चे इस शेलिंग की वजह से काफ़ी अफेक्टेड होते थे, बट उस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। बट आज हमें इस बॉर्डर रिजर्वेशन कोटा मिला, जो हमें बैंकिंग एसोसिएट के लिए फ़ायदा देगा, अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ़ायदा देगा, और आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिस्टर्स के लिए, हर चीज़ के लिए फ़ायदा देगा ये। दर्शकों, बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप SOPs को फॉलो करें, और SOPs के तहत आप 2 गज की दूरी रखें। 2 गज की दूरी रखने के साथ साथ मास्क वेयर करें, यानी मास्क पहने और हाथों को निरंतर धोते रहे, 20 सेकंड तक धोते रहे। जब तक दवाई नहीं बनती है तब तक इस मंत्र पर आपको अमल करना होगा, लेकिन लोग नहीं कर रहे हैं। आज खुद LG GC मुर्मू उन्होंने भी आह्वान किया है, अपील किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो SOP को फॉलो करें। पहले ये अपील देखते हैं, फिर उसका दूसरा पहलू आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी भाई बहनों को अपील करने के लिए फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद लगभग 2 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की परिस्थिति थी। काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर में कोरोना पैंडेमिक को हम लोग ने कंट्रोल में रखे थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते हुए ही फिर से लास्ट 15 दिनों में पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगी है। इस परिस्थिति में मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जान माल को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार के ओर से समय समय पे दिए गए सूचना के हिसाब से हम लोग गाइडलाइन जनता के समक्ष रखते हैं। खास करके इसमें सभी नागरिकों का अहम भूमिका है। खुद ही अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी अपील है कि जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इसी परिस्थिति में अगर ये हम नहीं फॉलो करेंगे, संक्रमण और तेजी गति से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप सबको अपील करना चाहूँगा, प्रशासन के साथ रह के सभी नियमों का पालन करें और आने वाला त्योहारों और बाकी इस तरह का प्रसंगों में इसमें दूरी बनाए रखें। ये हम अपील करना चाहेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, हमने इसी का ध्यान में रखते हुए कुछ जगह में रिलैक्सेशन किया है, लेकिन कश्मीर रीजन में बहुत सारे हॉटस्पॉट हैं। हॉटस्पॉट में अभी भी खतरा टाला नहीं है। इसीलिए इसी एरिया में आप लोग सभी गाइडलाइन फॉलो करें और प्रशासन को मदद करें, तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा। फिर से आप सबको मैं अपील करना चाहूँगा कि इस संक्रमण को मात देने के लिए आप आगे आइए और हमारा अपील को
नज़र में रखते हुए जो कुछ गाइडलाइन, जो कुछ सूचनाएं हम समय समय पे दे रहे हैं उसका पालन करें। धन्यवाद। आपने एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू की अपील सुनी और आपने इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था वो अपील भी प्रधानमंत्री की सुनी होगी। अब इनको देखिए, हमारे जोड़ियां के जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जाकर के लोगों से पूछा, जो लोग मास्क वेयर नहीं करते, जो लोग मास्क पहनते नहीं हैं, उनसे पूछा क्या आपको डर नहीं लगते? आप देखिए कैसे कुतर्क दे करके समझा रहे हैं कि मैंने मास्क क्यों नहीं पहना। एक ने जेब में रखा हुआ है, एक ने कैमरे को देखते ही अपनी शर्ट को ऊपर कर लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त इतनी कठिन परिस्थितियों में जब हालात इतने नासाज हैं, ऐसे में क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि मास्क ना पहने और किसी को संक्रमण करने या करने का मौका दें? आइए देखते हैं रिपोर्ट। आप बाजार में घूम रहे हैं, आपका मास्क कहाँ है मैडम जी? ये अच्छी बात थोड़ी है सरकार द्वारा। ओ भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं? मास्क कहाँ आपका? मास्क कहाँ आपका? भाग रहे हैं, मास्क कहाँ आपका? मास्क कहाँ आपका? मास्क है, मास्क को तो कैमरा दिखे सारे कले कुर्ता ऊपर थले के मास्क को तो के मास्क होंगे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने जोर देकर के कहा है कि एक सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी, सरकार को डंडा चलाना पड़ेगा जो लोग मास्क नहीं पहनते। हालांकि सरकार ने ये पेनल्टी रखी हुई है 1000 रुपया, जो मास्क नहीं पहनेगा, उसके बावजूद भी लोग वायलेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ सभ्य समाज के लोगों का ये भी मानना है कि मास्क पहनना चाहिए। अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने साथ प्यार करने वालों के साथ प्यार करते हो तो आप मास्क पहनो, SOPs को फॉलो करो, अपनी ज़िंदगी बचाओ, अपने परिवार की ज़िंदगी बचेगी, समाज की बचेगी, देश के लिए आप कुछ कर पाओगे। जोड़ियां शहर में ना कोई प्रशासन, कोई शासन नहीं है। जिसको देखो, जिधर देखो ऐसे ही घूमे जा रहा है। क्या दुकानदार है, क्या ग्राहक है, जहां जिसका दिल करता है वहीं घुस जाता है बिना मास्क के। जहां पे कोई रोक टोक नहीं। उधर मोदी साहब हैं, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं भाई 2 गज की दूरी बनाकर रखो, मास्क लगा कर रखो, जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इधर कोई पालन नहीं कर रहा। मेरी दूर दूर तक प्रशासन से विनती है कि जोड़ियां बाजार और कस्बे में स्टार्ट हुआ तो सभी लोगों ने पालन भी किया और डिस्टेंस भी रखा और साथ में मास्क भी लगाया। जैसे ये महामारी बढ़ती गई, जब से ये कोरोना वायरस ज़्यादा फैला, तब से लोगों ने कोई ना डिस्टेंस रखा, ना सैनिटाइज़र की कहीं कोई इस्तेमाल किया, ना ही गमछा डाला, ना मास्क डाला। कोई इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार, ना ही अच्छे लोग घूम रहे हैं। देखो कहीं बाज़ार देखो, दुकानदार भी कुछ लोगों ने डाले हैं, कुछ लोगों ने नहीं डाले हैं। मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सेफ्टी के लिए ना सर, हम किसी के लिए तो पहनेंगे, किसी पे एहसान तो कर नहीं रहे हम। ये अपने लिए पहने, जान है तो जहान। लोगों को कुछ समझाना चाहिए। जितनी अवेयरनेस हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। जो भी आता है उसको बोलते हैं अपने मुंह पे मास्क रखो, हाथ उसके पहले सैनिटाइजर कराते हैं। 2 से ज़्यादा मैं अंदर नहीं आने देती। देख लो, रास्ता भी देख लो मैंने बंद रखा है। दर्शकों, हमने अखनूर में भी ऐसी ही परिस्थितियां देखी। अखनूर में भी लोग ना तो मास्क पहन रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे। ये अपने भी दुश्मन है, समाज के दुश्मन है और ये देश के भी दुश्मन है। हमें इनको दुश्मन के बजाय दोस्त बनाना है। अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करनी है कि ये अवेयर हो जाए, ये जागरूक हो जाए और अपनी जागरूकता के कारण समाज को भी लाभ दे पाए। प्रधानमंत्री जी ने 6 फुट की दूरी के लिए बोला है, मास्क पहनने के लिए बोला है, तो इस वक्त अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बनी नहीं है। तो लोगों से यही अपील है कि कम से कम 6 फुट की दूरी रखें, मास्क पहन के रखें, तो हाथों को सैनिटाइज करें, घर के अंदर
दाखिल होने से पहले अपने जूते खोलें, साबुन से हाथ धोएं, अपनी जितनी सेफ्टी बंदा कर सकता है तो वो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा में ही रक्षा है। तो इसलिए मेरी लोगों से ये अपील है कि जैसे सरकार के दिशा निर्देश हों उनका पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो लोग जो है वो बेधड़क इधर उधर आ जा रहे हैं, तो किसी चीज़ का भी कोई पालन नहीं कर रहे हैं। और मेरी और आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि जो भी लोग घर से बाहर निकले, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो वो बाहर निकले, और जब भी वो बाहर निकले मास्क पहन कर निकले, और जो प्रशासन ने जो नियम बनाया है उसका पूरा पालन करें। इस तरह से ये बीमारी है, ये इसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला। दर्शकों, उधमपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे, कुछ लोगों ने कान पे मास्क रखे हैं, लेकिन जब हम विज्ञापन सुनते हैं तो बार बार यही कहते हैं जब भी आप मास्क पहनो तो पूरा ध्यान रखो कि मुंह और नाक पूरी तरह से ढके हो। बट अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।